हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस फिजिक्स बाय वरुण सर। देखिए स्टूडेंट्स, कल का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन था पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कंबाइंड बॉडीज। ओके बेटा, तो आज हम कंबाइंड बॉडीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। कंबाइंड बॉडी को डिस्कस करा था कल, आज उसका कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। और आज का जो वीडियो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का होगा। हमने आज से कहा था टॉप 20 मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कॉन्सेप्चुअल वे के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम दो वीडियो न्यूमेरिकल, दो वीडियो कॉन्सेप्चुअल इस तरीके से मिक्सअप करते हुए पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को जरूर फॉलो करेंगे। ओके बेटा, तो हम आते हैं आज का वीडियो देखते हैं। इससे पहले हम अपने कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स क्वेश्चन में मैंने कल क्या दिया था कि ब्लॉक सिस्टम था। ये यहाँ पे T1 फाइंड आउट करना था। 3 ब्लॉक है बेटा, ये एक्चुअली है जुड़े हुए पिन, क्योंकि ध्यान देना पिन चाहे डायरेक्ट जुड़े हो या किसी के थ्रू जुड़े हो, ये जुड़े हुए पिन है। अगर ये रस्सी से कनेक्टेड है, अगर रस्सी से कनेक्टेड है बेटा, तो क्या होगा, ये कनेक्टेड ही माना जाएगा, कनेक्टेड माना जाएगा। तो अगर हमने कल भी बताया था ये A1, ये A2, ये A3, तो तीनों के एक्सेलरेशन यहाँ पर भी वही पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा, बराबर होंगे। और अगर आपको T1 फाइंड आउट करना है तो T1 निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही चीज है, T1 चाहिए आपको, यहाँ का फोर्स चाहिए, यहाँ से ब्रेक कर दो उसको। जब आप यहां से ब्रेक कर दोगे तो फोर्स ये हमने कहा था जिस ओर फोर्स हो उस तरफ के ब्लॉक को छोड़ देना, उसके अगेंस्ट के ब्लॉक को ले लेना है। इसका आंसर भी वैसे आएगा 5 + 8, मतलब आप इसको भी लोगे इसको भी लोगे। 5 + 8 डिवाइड में 3 + 5 + 8 इंटू 32, ये 8 8 8 5 13 3 16 16 16 दूनी 32 2 8 26 न्यूटन इसका बेटा आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा, 26 न्यूटन। 8 5 13 13 दूनी 26, इसका आंसर हो गया B नंबर। ओके, तो इसको आपको नोट कर लेना, ये कमेंट बॉक्स क्वेश्चन था। उसके बाद आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपसे कहा है कि हम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका कि चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेट क्वेश्चन करके आप कॉन्सेप्ट को समझ के कर सकते हैं। आपको इससे मतलब नहीं कि उसको इस चैप्टर के अंतर्गत उसको हमें पढ़ना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको चैप्टर याद नहीं आएगा बट क्वेश्चन याद आएगा, तो क्वेश्चन अलग से याद होगा तो आंसर आप कर पाएंगे। तो उस तरीके के सभी क्वेश्चन में डिस्कस कर देना, उसको जरूर से जरूर देखिए और कॉपी पे जरूर नोट करिए। तो देखिए आज का भी कॉन्सेप्ट जो है, अभी तक मैंने 2 वीडियो में ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बताया था। अब मैं आपको फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज पार्ट 4। पार्ट 4 कहते हैं आज हम सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं वो सब डिस्कस करता जाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उसको आप सारे क्वेश्चनों को आपको नोट जरूर करना है और उनको बिल्कुल मेमोराइज कर लेना है पेपर के लिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस होंगे, पूरी फिजिक्स से होंगे, हर यूनिट से होंगे। ओके बेटा, तो देखिए ये क्वेश्चन एक आपके सामने आया कि पहाड़ों पर नाक से खून आना। पहाड़ों पर जब जाते हैं या रोप क्लाइंबिंग करते हैं या माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ों पर हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो वहां से नोज ब्लीडिंग का जो केस होता है वो किस पर बेस्ड है। तो नोज ब्लीडिंग का केस वो है, वो किस पर बेस्ड है, तो ऑप्शन है आर्किमिडीज सिद्धांत, एयर प्रेशर, श्यानता, नन ऑफ दीज। तो बेटा ये किसका एग्जाम्पल होगा, इसको आपको समझना, अगर पेपर में कभी भी आ जाए तो इसको आपको याद कर देना है। ये आंसर क्या है इसका, नाक से खून आना पहाड़ों पर बेस्ड है एयर प्रेशर पर। सबसे इंपॉर्टेंट और ये आंसर हो गया एयर प्रेशर। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और ज्यादा कभी क्वेश्चन को घुमा देंगे तो किस वजह से होता है, तो एयर प्रेशर। बस इसका एक्सप्लेनेशन आपको और लिख लेना है कि हिल स्टेशन पर ऐसा इसलिए होता है कि हिल स्टेशन पे एयर प्रेशर कम होगा, एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा, जिससे कि एयर प्रेशर जब डिक्रीज हो जाएगा तो एयर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो लिक्विड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। लिक्विड प्रेशर या उसी लिक्विड का मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो एक तरीके से इंक्रीज कंपेयर किया जाए तो अगर एक्चुअली बढ़ता नहीं, ये कम हो जाता। पहले दोनों बैलेंस थे, एयर प्रेशर और वो दोनों बैलेंस थे, लेकिन जब ये कम हुआ तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा लगेगा। जैसे ही ज्यादा लगेगा इस प्रेशर की वजह से ब्लड नाक से बाहर आ जाएगा। और नॉर्मल केस अगर नोज ब्लीडिंग हो जाती है तो बेटर है, क्योंकि जो ब्लड का एक्स्ट्रा प्रेशर है उसकी वजह से वो वापस आ गया। अगर वो नोज ब्लीडिंग नहीं हो रही है लेकिन रेगुलरली ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो हमारे अंदर की धमनियां होती है उसके फटने का खतरा होता है, ब्रेन हेमरेज होने का खतरा होता है। जो ब्रेन हेमरेज वगैरह होता है वो रेगुलर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर की बढ़ना एक बहुत खतरनाक बीमारी माना जाता है कि अगर रेगुलरली ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो इट कॉज ऑफ ब्रेन हेमरेज ऑल्सो।
ओके बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए को हम ज्यादातर दवा खाते हैं कि ब्लड प्रेशर ज्यादा ना हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हमारे शरीर की धमनियां फट सकती हैं। तो पहाड़ों पर ऐसा क्या होता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है तो अचानक नाक से खून आ जाता है। तो नाक से खून आना मतलब एयर प्रेशर कम हो जाना और ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तो रिलेट कॉन्सेप्ट किससे कर रहा है? एयर प्रेशर से। और ज्यादा एक्सप्लेन करके आएगा। तो देखिए बेटा, इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर नाक से खून आता है, नोज ब्लीडिंग का केस किस पर बेस्ड है, तो आंसर एयर प्रेशर होगा। और ज्यादा एक्सप्लेन करके ऑप्शन होगा तो एयर प्रेशर कम होने की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से नाक से खून आ जाता है। अब हम आते हैं अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, हमने आपसे कहा था कि हम एक कॉन्सेप्ट के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो एक जगह ही लिखवा देंगे, और सिमिलर क्वेश्चन जिसका सेम रीजन होते हैं, सेम आंसर होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये वाला मैंने अभी आपको डिस्कस किया। अगर इसी से रिलेटेड ये आ जाए कि फाउंटेन पेन की स्याही का लीक कर जाना, पहाड़ों पर फाउंटेन पेन की स्याही लीक कर जाना किस पर बेस्ड है, तो इसका भी आंसर एयर प्रेशर होगा। और सेम एक्सप्लेनेशन होगा कि एयर प्रेशर कम होने की वजह से होता है, क्योंकि एयर प्रेशर कम होगा तो अंदर का जो भी लिक्विड है उस लिक्विड प्रेशर को बढ़ना होता है। उस लिक्विड प्रेशर के बढ़ने की वजह से वो लिक्विड लीक कर जाता है। लिक्विड का लीकेज का केस हमेशा एयर प्रेशर पे बेस्ड होगा। ये एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट में 3-4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको समझ में आ जाए कि कोई भी लिक्विड अगर लीक कर रहा है, नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आना, ये भी एक लीकेज का केस है। फाउंटेन पेन की स्याही बाहर आना, ये भी एक लीकेज का केस है। ओके बेटा, तो ये जब लीकेज का जब केस होता है तो उस समय एक बार ध्यान दीजिएगा, लीकेज का जो केस होता है वो एक तरीके का प्रेशर का ही काम होता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, एयर प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा अगर कभी भी आपको और ज्यादा एयर प्रेशर समझना हो तो एक बात मैं बता दूं कि एक वीडियो अपलोड है, एयर प्रेशर एंड इट्स इफेक्ट, उसको आप अच्छे से देख लेंगे। वहां पे और भी इसके एग्जाम्पल वगैरह डिस्कस हुए, एयर प्रेशर एंड इट्स इफेक्ट। ये वीडियो आप वीडियो प्लेलिस्ट में या मेरे जितने वीडियोज है उसमें इस टॉपिक पे एक वीडियो है, उसमें आप सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपको एयर प्रेशर बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, तो हम आते हैं अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, हम आते हैं अपना अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको समझिएगा। और इससे रिलेटेड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मैं एक जगह लिखवा दूंगा। बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बैरोमीटर के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आज मैं आपको सारे डिस्कस कर दूंगा, और उसको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। बैरोमीटर प्लस मौसम की भविष्यवाणी के जितने क्वेश्चन है एक जगह नोट होंगे, सारी चीजें एक बार में बहुत जल्दी क्लियर होंगी। तो जैसे एक आपके सामने एग्जाम्पल है कि अगर क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो इस तरीके आएगा कि बैरोमीटर में पारे का तल का अचानक गिरना, फॉल करना। पारे के तल का, ध्यान दो, पारे तल का समझ रहे, पारे के तल का अचानक गिरना किसमें? बैरोमीटर में। तो बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर से आप क्या नापते हो? वायुदाब। वायुदाब या दाब मापने का यंत्र क्या है? कभी भी याद आ जाए, कभी एक क्वेश्चन कहता है वो वायुदाब मापने का यंत्र होता है बैरोमीटर। मेजर्स एयर प्रेशर, मरकरी कॉलम का एयर प्रेशर वगैरह मेजर करता है ये। तो बैरोमीटर प्रेशर को मापने का यंत्र है, दाब को मापने का यंत्र बैरोमीटर। तो बैरोमीटर के क्वेश्चन इधर आ सकता है, वो मैंने डिस्कस किया, इसको आप लोग सब लोग नोट करेंगे। इसका देखिए ये क्वेश्चन जो आया, बैरोमीटर में पारे का तल अचानक गिरना किस बात को इंडिकेट करता है? Hg लेवल फॉल सडनली इन बैरोमीटर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? इसके ऑप्शन है आंधी तूफान, किलर वेदर, रेन, नन ऑफ दीज। तो अब देखो, इसको तो याद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही 6-7 क्वेश्चन होंगे, वो एक जगह लिख लोगे तो सारी चीजें जब एक बार में याद करोगे तो क्लियरली आपको याद रहेगा। ओके, तो देखिए बेटा, अभी शायद करता अपना अगला क्वेश्चन कि हमने आपसे कहा था कि ना अभी कि बैरोमीटर में पारे का तल का अचानक गिरना किस पे स्टार्ट है, तो आपका आंसर होगा आंधी तूफान, हैवी स्टॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंधी और तूफान। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, लेकिन अब हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उस ट्रिक का एक तरीके से ये सोल्यूशन है कि केवल और केवल आपको मौसम की भविष्यवाणी एक जगह 4 सेंटेंस लिखने, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके बेटा, तो आते हैं इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, जिससे कभी भी आप पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाए तो भूले ना वहां पर। तो देखिए, हम अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक जगह नोट करा रहे हैं। देखिए बेटा, अब जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें बेटा एक कॉन्सेप्ट में 6-7 क्वेश्चन है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप केवल अगर पिछला मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया, अगर आप वो क्वेश्चन तैयार करते हैं तो एक ही क्वेश्चन तो तैयार होगा बेटा। और सपोज दैट आपने किसी टेस्ट पेपर में पढ़ लिया, आपने उसका आंसर याद कर लिया, आपने सोचा कि मुझे तैयार है, लेकिन उस तरीके के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं ना बेटा।
तो एक ही जगह अगर हम ये सब नोट कर लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि कम जगह पे ज्यादा मैटर लिखा होगा और ज्यादा जल्दी से आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, हम आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो हमको यही करना है। तो हमने आपको ये हेडिंग डाल दिया, आपको भी ऐसे कॉपी पे नोट करना है, मौसम की भविष्यवाणी। मौसम की भविष्यवाणी सबसे पहला क्वेश्चन किसके द्वारा होती है? अगर क्वेश्चन नंबर 1 आ जाए कि किसके द्वारा मौसम की भविष्यवाणी होती है, किस यंत्र द्वारा, तो आंसर क्या होगा? बैरोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा हम कितना क्वेश्चन बनाते चले। क्वेश्चन नंबर 2 की बैरोमीटर में किसका इस्तेमाल होता है, किस द्रव का इस्तेमाल होता है? तो द्रव होता है पारा। क्यों इस्तेमाल होता है? अगला कॉन्सेप्ट यही होगा कि हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं इसमें। ओके, कि इसमें क्या आएगा, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन तुमने आपको बताया कि मौसम की भविष्यवाणी किस यंत्र द्वारा, तो आंसर होगा बैरोमीटर। सेकंड क्वेश्चन आ जाए कि बैरोमीटर में किस द्रव का इस्तेमाल होता है, नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बैरोमीटर में किस लिक्विड का इस्तेमाल होता है, जो लिक्विड क्या होता है? पारा, मरकरी। अब मरकरी का जो यूज है मौसम की भविष्यवाणी करने में वो क्या है? वो तो पहला देखिए, पहला क्या है कि अगर कभी भी बैरोमीटर में पारे का तल अचानक गिर जाए, सडनली फॉल होता है। ध्यान देखना, गिरना इंपॉर्टेंट नहीं, अचानक गिरना इंपॉर्टेंट है। सडनली फॉल लिखा हुआ है, पारे के तल का अचानक गिरना। अचानक गिरना पता क्या होता है? आंधी या तूफान। आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब गर्मियों में मई जून के समय में आंधी या तूफान आता है, बहुत तेज आंधी आती है। अच्छा, आप लोग को ये लगता है कि देखिएगा, आपने कभी एहसास किया होगा आंधी या तूफान आने के बाद बारिश होती है, और हम बारिश होते हैं, बारिश पहले हो जाती है तो इतनी धूल मिट्टी उड़ती है ना, कम से कम ये होता है ना। बट ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत तेज अंधेरा छाता है, बहुत तेज आंधी या तूफान आता है और उसके बाद बारिश भी होती है। और आंधी तूफान आने के पहले सडनली हमको बहुत तेज पसीना वगैरह आने लगता है या उलझन टाइप की महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि बाहर के एयर प्रेशर में चेंज आ रहा होता है, और बाहर के अगर एयर प्रेशर में चेंज होगा तो अंदर के ब्लड प्रेशर को भी एक तरीके से चेंज होना पड़ेगा, या डिसबैलेंस होता है, उस वजह से हमें अंदर से बहुत दिक्कत महसूस होती है, बहुत तेज उलझन होती है। और अचानक महसूस होता है कि अंधेरा छा गया और बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, बहुत चीजें उड़ जाती है, ढक्कन उड़ जाते हैं, टीन छप्पर उड़ जाते हैं। ये सब आगे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। लेकिन आंधी तूफान अचानक आता है, तो अचानक गिरने वाला आंधी या तूफान, तो याद रखिए कभी भी बैरोमीटर ये संकेत करता है कि हैवी स्टॉर्म। तो ये ध्यान देना, अगर सपोज दैट जो वेदर फोरकास्टिंग के साइंटिस्ट होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि सडनली 1 और 2 आवर या 6 आवर या 8 आवर में या 24 आवर में एक दिन में पारे का तो बहुत तेज अचानक सडनली फॉल हो गया, तो बता देते हैं अगले एक दिन में बहुत तेज तूफान आएगा या ये होगा, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि बहुत तेज फॉल कर रहा है, अचानक सडनली बहुत तेज डिक्रीज कर रहा है, तो वो आंधी तूफान के संकेत दे देते हैं। ओके, अब सेकेंडली देखो, यही चीज अगर धीरे धीरे गिरना हो, देखिए फॉल यहां भी कर रहा है, ऊपर वाले में अचानक गिरा तो आंधी तूफान आया, लेकिन अगर भाई धीरे धीरे गिर रहा है, तो जब धीरे धीरे गिर रहा होता है तो क्या होता है, वो जो अंधेरा छाया था वो सडनली धूप निकली हुई थी 5 बजे, और 5 के बाद में सपोज या 4 बजे से सडनली 1-1.5 घंटे में ऐसा मौसम क्रिएट हुआ कि 5-6 बजे बिल्कुल कस के अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया, आंधी आ गई, मतलब तूफान आता है। लोग कहते हैं तूफान आया, सब उड़ा के ले गया, पता नहीं, कुछ भी आपको टाइम नहीं मिल पाता है, लोग बाहर बैठे रहते हैं, अचानक पता चला बहुत कुछ उड़ गया। ध्यान देना, ये बात समझ लो। तो ऐसा होता है सडनली, और वो दरवाजे बंद कर लिए या अंदर धूल आ गई, ऐसा पहले से पता हो तो लोग पहले से प्रिपेयर रहे कि नहीं गंदा नहीं होगा घर, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वो अचानक होता है। अब जब बारिश का मौसम होता है तो देखते हो आपकी पता चला सुबह से ही मौसम बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, काले बादल आ गए हैं, और उसमें हम ये नहीं सोचते, हमें पता होता है कि बारिश होगी, अब आज शाम तक बारिश हो जाएगी या बारिश का मौसम बन रहा है। लोग ऐसा आपने बहुत वर्ड होगा, कभी आप अपने फ्रेंड से लिखे भैया मौसम बन रहा है, ध्यान दो, अचानक मौसम नहीं बनना, मौसम बन रहा है, लोग तो मौसम बन रहा है, मौसम बना रहे हैं, बात समझ लीजिए। मौसम बनना मतलब एक तरीके से बारिश होना, उसके लिए टाइम लगता है, वो धीरे धीरे बनता है। लोग कहते हैं मौसम बन रहा है, शाम तक बन जाएगा, ध्यान दीजिए आप, यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जर्वेशन से ही चीजें क्लियर होंगी। तो मौसम बनना एक तरीके से, या आप कह सकते हो कि बारिश की फोरकास्टिंग का सडनली धीरे धीरे वो चीज बन रही होती है, तो ये हो जाता है बारिश होना। तो बारिश के लिए आप सुबह से देख रहे हो रेन, मौसम बन रहा है, उसके बाद बारिश होगी, बारिश कहीं भी हो सकती है, ध्यान दो। इस वजह से जो बारिश हो रही है, तो मौसम बनने का क्या मतलब है कि धीरे धीरे वो पारे का तल गिर रहा है, तो मौसम बनना, बारिश होना, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ये बारिश की संभावना बताएगा। फोरकास्टिंग कहते हैं कि अगले 2 दिन बारिश की संभावना रहेगी, बादल छाए रहेंगे, घने बादल रहेंगे, मैच में बारिश का साया, 2 दिन बाद मैच होना होता है क्रिकेट मैच, लोग तो क्रिकेट मैच में बारिश का साया। तो ये जो चीज है कि बारिश की संभावना, रेन, ये होता है जब धीरे धीरे डिक्रीज करता है। नेक्स्ट देखिए, पारे का तल धीरे धीरे बढ़ना। अब बढ़ने से क्या मतलब है,
और अचानक बढ़ना। धीरे धीरे बढ़ने का क्या मतलब होता है? पारे के तल का धीरे धीरे बढ़ना। वही चीज जो मौसम बन रहा था वो मौसम अब जो मौसम बना, बनने का मतलब काले बादल आए, धीरे धीरे काले बादल आए, मौसम बना। अब वही चीज धीरे धीरे उठ रहा है तो धीरे धीरे वो काले बादल जाएंगे। काले बादल जाने का मतलब मौसम साफ हो रहा है। घने बादल हटने का मतलब कहते हैं ना धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है, बादल जा रहे हैं। हम लोग एक्चुअली बोलते हैं कि नहीं अब काली घटा जा रही है, अब धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है। बादल की तरफ देखते हैं, बताते हैं मौसम साफ हो रहा है, अब मैच स्टार्ट हो सकता है, बादल हट रहे हैं, बादल छट रहे हैं। तो मौसम साफ होना, मौसम साफ, स्वच्छ। साफ स्वच्छ का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि स्वच्छ भारत अभियान। मौसम साफ स्वच्छ का मतलब है कि खिली धूप होना, खिली धूप रहती है, क्लियर वेदर बोलते हैं कि मतलब पानी वगैरह नहीं होगा, क्लियर वेदर होगा, खिली धूप रहेगी। लेकिन यही चीज अगर अचानक बढ़ जाए, कोई भी चीज अचानक होना मतलब तूफान ही होता है, आंधी होती है। आंधी दो तरीके की होती है, एक होती है जो आंधी पानी लेके आती है, पानी के बरसने के पहले की एक आंधी आती है जो घने काली घटा के साथ आती है आंधी तूफान, वो गिरने पे आता है। काली घटा के पहले आंधी तूफान होता है। बट कभी कभी क्या होता है, धूप के साथ आंधी आती है। धूप के साथ आंधी को क्या कहते हैं? जब बहुत मईजून की गर्मी हो, भयंकर धूप हो, चक्रवात टाइप का गोल गोल उठ जाता है, या अचानक बहुत तेज लू चलती है। धूप के साथ क्लियर वेदर में जब बहुत तेज हवा चलती है उसे भी आंधी बोलते हैं। तो यहाँ पे आंधी हो सकती है, गर्म हवाएं चलेंगी, मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ क्योंकि बढ़ा हुआ है, मौसम साफ रहेगा, गर्म हवाएं होंगे, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि एयर में प्रेशर बहुत होगा। लू के थपेड़े, लू का स्ट्रोक जब हमको लगता है तो ऐसा लगता है कोई कस की भूसा टाइप मार रहा है। एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो उसको हम गर्म हवाओं को लू बोल सकते हैं, जो मई जून के समय होती है। बट ये आंधी तूफान जो होती है ये आपको दिक्कत नहीं देगी, ये बहुत दिक्कत देगी। इसमें उतना प्रेशर नहीं, इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, ये बस उड़ा ले जाती चीजें और बहुत जल्दी ये चीज होती है, उसके बाद बारिश वगैरह हो जाती है। ये दोनों सेम है, अचानक की वजह से आंधी तूफान आ गया है। लेकिन ये आंधी तूफान बारिश के पहले का आंधी तूफान होगा जो काली घटा अंधेरे में होता है। और ये क्या होगा जब धूप के साथ गर्म हवाएं चलती है, लू वगैरह गर्म हवाएं चलती है, उसको बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल पूरी तरीके से बैरोमीटर में मौसम की भविष्यवाणी कैसे होती है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कम से कम इसमें लिखे हुए हैं और 7 8 10 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे बैरोमीटर से रिलेटेड। इसको नोट करते हैं और 2-3 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में और नोट करते हैं। देखिए बेटा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब हमने जैसे बैरोमीटर डिस्कस कर रहे हैं तो बैरोमीटर में क्वेश्चन नंबर 1 आएगा कि इसके खोजकर्ता कौन थे। तो बैरोमीटर के खोजकर्ता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा टॉरिस्ली। बैरोमीटर के खोजकर्ता कौन थे? टॉरिस्ली थे। तो इसमें आप टॉरिस्ली साइंटिस्ट ने इसके खोजकर्ता हो गए, टॉरिस्ली हो गए। लिक्विड, विच लिक्विड इज यूज्ड इन बैरोमीटर? तो आंसर हो जाएगा मरकरी। मरकरी का इस्तेमाल होता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर। तीसरा इसका फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन में आपका आंसर हो गया मौसम की भविष्यवाणी होती है इसके द्वारा, मौसम की भविष्यवाणी हो गई। और अगर मौसम की भविष्यवाणी हो रही है तो कैसे हो रही है? वायुदाब मापन। अगर आपसे आ जाए दाब मापने का या वायुदाब मापन या केवल दाब मापन भी आ जाए, एयर प्रेशर को मेजर करना, एयर प्रेशर किससे नापा जाता है? अगर आ जाए एयर प्रेशर को मेजर करना तो आपका आंसर होगा बैरोमीटर। या केवल और केवल आपको इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया जाए कि प्रेशर को मेजर किससे करते हैं तो आंसर होगा बैरोमीटर। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बैरोमीटर के थे, तो इसको नोट कर लीजिए। आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं पेपर में। अब आते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट लेते हुए। देखिए बेटा, हमने आपसे कहा था कि आज हम अपने एक जैसे कॉन्सेप्ट को सबको एक जगह नोट करते हैं। तो आज का हमारा जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बैरोमीटर चल रहा है। बैरोमीटर से रिलेटेड मैंने आपको अभी तक कम से कम 10 क्वेश्चन करवा दिए होंगे। तो एक जगह आप इसको नोट कर लेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको हर तरीके के क्वेश्चन याद होंगे, उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लेते हैं आप। तो ये टॉप 20 कॉन्सेप्ट्स में आते हैं कि आप चैप्टर पढ़ लेते हैं बट इन क्वेश्चंस का नहीं प्रिपरेशन करते, जिससे पेपर में आपको बहुत दिक्कत होने वाली होती है। तो यहाँ पर एक्चुअली में हमको मेजरमेंट से रिलेटेड और सबसे बड़ी बात है कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड स्टडी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीजनल क्वेश्चन क्लियर होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आया कि वाई मर्क्यूरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर। बैरोमीटर में पारे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अब आप कहेंगे सर ऑप्शन दीजिए, तो बेटा इसका ऑप्शन नहीं देंगे आप। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसके ऑप्शन देंगे ना तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी सही हो सकती है। तो बस मैं जो लिख रहा हूं वो प्रॉपर्टी अगर है, अगर वो सब प्रॉपर्टी है तो सब सही होंगी। ये बात ध्यान दीजिएगा कि इतनी प्रॉपर्टी होने की वजह से बैरोमीटर में पारे का इस्तेमाल किया जाता है। ओके बेटा,
तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं पारे को। सबसे बड़ी बात तो ये कि पारा जो होता है वो शाइनिंग सरफेस का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शाइनिंग सरफेस होने की वजह से, चमकदार होने की वजह से, चमकदार होने की वजह से। चमकदार होने की पारा चमकदार होता है, शाइनिंग सरफेस होती है, जिससे कि कैन इजिली रीड, वी कैन इजिली रीड, इसको हम इजिली रीड कर सकते हैं, इसको हम अच्छे से देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए और मूव करते हुए। तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, चमकदार सतह होने की वजह से उसको इजिली रीड किया जा सकता है कि हाँ ये कम हुआ कि ज्यादा हुआ, मूव आगे किया कि पीछे आया। सेकंड रीजन है, रीजन नंबर सेकंड, ये कारण है, रीजन है नंबर 1 कि पारा शाइनिंग से होता। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, चमकदार सतह तो एक बात की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन रीजन क्या है, विच इज द मेन रीजन कि पारा जो होता है उसकी हाई डेंसिटी होती है। बेटा इसको जरूर नोट करेंगे बेटा, ये बहुत लोग भूल जाते हैं, उच्च घनत्व होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होने वाला है कि पारे का घनत्व बहुत ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू वाटर, कि ये पारे का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। उस ज्यादा घनत्व की वजह से, एक्चुअल में उस ज्यादा घनत्व की वजह से ही हम इसका इस्तेमाल जो होता है, पारे का इस्तेमाल जो करते हैं वो हम बैरोमीटर में करते हैं। इससे ये होता है कि हमें बैरोमीटर बहुत बड़ा नहीं बनाना पड़ता है। एक्चुअल में आप जानते हो कि P बराबर होता है HDG, ओके। तो यहां से आप देखो P प्रोपोर्शनल टू D, अगर D हाई होगा तो आप हाई प्रेशर को मेजर कर सकते हो ऐसे लिक्विड के थ्रू जिसकी डेंसिटी हाई हो। अगर डेंसिटी हाई ले लोगे, इसका रीजन देखिए, अगर डेंसिटी आप हाई ले लेंगे तो हाई प्रेशर को बहुत इजिली मेजर कर सकते हो। हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी, और डेंसिटी हाई करने की वजह से आपको H ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मानो ये हाई प्रेशर नापना है और D अगर कम हुआ तो H बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप हाई प्रेशर नापना चाहते हैं तो अगर डेंसिटी हाई है तो आपको मर्करी कॉलम की हाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि डेंसिटी आपने हाई ले ली है। तो डेंसिटी हाई लेने की वजह से आप बहुत इजीली नाप सकते हो, आपको H बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि बैरोमीटर बहुत बड़ा नहीं होता है। बैरोमीटर की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती है छोटे से बैरोमीटर में, या उसका साइज बड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर आप लो डेंसिटी यूज कर लोगे तो साइज बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। ये एक मेन रीजन होता है कि उच्च घनत्व के कारण ही हम पारे का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात, सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि उसकी वैल्यू भी कभी कभी पूछ ली जाती है। पारे का घनत्व नोट कर लेंगे 13.63 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये पारे की डेंसिटी होती है जो कि बहुत एक हाई डेंसिटी के थ्रू इसको माना गया है। चमकदार सतह होती है उच्च घनत्व होने के कारण, इसका हम इस्तेमाल करते हैं वाई मर्करी यूज्ड इन बैरोमीटर। ओके बेटा, तो ये इसका रीजन था। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपना अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए कि मैग्नस प्रभाव किस पर आधारित है। अब जब ये क्वेश्चन पेपर में आया तो बहुत सारे लोग मैग्नस प्रभाव ही नहीं जानते होते हैं कि क्या होता है मैग्नस प्रभाव, तो ये इसको हम नहीं लगाते हैं या फिर रट के चले जाते हैं। तो वो कभी कभी आंसर से हो जाता है लेकिन मैग्नस इफेक्ट नहीं आता होता है। तो यह आ जाता है प्रभाव में क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात तो पहले हम इसका आंसर बताते हैं आपको कि मैग्नस प्रभाव किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा बर्नौलीज थ्योरम। इसको याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान देना। हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक बार इनको आपने अपने कॉपी पे लिख लिया बेटा तो एक बहुत अच्छा कलेक्शन होने जा रहा है आपका क्वेश्चंस का, जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जरूर से जरूर आएगा। ओके बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है मैग्नस प्रभाव किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड होगा कि मैग्नस प्रभाव किससे संबंधित है। तो आपका आंसर होने वाला है बर्नौली थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय से संबंधित होगा। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, मैग्नस प्रभाव है क्या। मैग्नस प्रभाव मतलब पता क्या है कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उसको बहुत अच्छे से जान जाएंगे। क्रिकेट खेलने में आपने देखा होगा गेंद का स्विंग होना, गेंद का हवा में घूमना, स्विंग माने हवा में घूमना। गेंद में जो हवा घूमना होता है, गेंद का हवा में घूमना जो होता है, गेंद का स्विंग होना ही मैग्नस इफेक्ट होता है। टर्न होना या स्पिनर, गेंद का टर्न, स्पिनर जो गेंद टर्न कराता है, टर्न कराना, गेंद का टर्न होना, कहते हैं गेंद टर्न कराओ, घुमाओ, स्विंग कराओ, ये जो चीज होती है ये मैग्नस प्रभाव होता है। तो हवा में गेंद का घूमना ही मैग्नस प्रभाव है। अब ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो पहले हम बर्नौली थ्योरम समझ लेंगे,
उसके बाद माइनस इफेक्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि बर्नौली थ्योरम क्या है उसको अगर क्लियर किया है आपने, उसके बाद ही सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके एक जगह डिस्कस हो पाएंगे। ओके बेटा, तो ये मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बर्नौली थ्योरम पहले एक बार देख लो, और बर्नौली थ्योरम के जितने क्वेश्चन होते हैं वो एक जगह नोट हो जाएंगे, तो उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। आपको बर्नौली थ्योरम आती ना हो, लेकिन अगर वो क्वेश्चन एक जगह नोट कर लोगे, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है और कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका बेटा। तो हम आते हैं इसी को अच्छे से इसी कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और इससे रिलेटेड कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, तो बेटा हमने आपसे अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया माइनस प्रभाव। ओके भाई, एक क्वेश्चन आप याद करके जाना चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि इससे इस कॉन्सेप्ट को पूरा खत्म कर ले, इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, ये आप चाहते हैं ना। तो आज हम आपको बर्नौली थ्योरम पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, केवल आप अलग से भी नोट कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे और पेपर में कभी गलत नहीं होंगे। तो हम बर्नौली थ्योरम को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता जरूर है बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं, बर्नौली थ्योरम। ओके, तो ध्यान देना कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि सबसे पहले तो बर्नौली की प्रमेय किस पर आधारित है। एक संरक्षण, आप सभी लोग जानते हो कि फिजिक्स में एक कंजर्वेशन का क्वेश्चन आता जरूर है, फिजिक्स में एक क्वेश्चन कंजर्वेशन का जरूर आता है। अगला एक वीडियो हम आपको क्या करेंगे कि सारे कंजर्वेशन जितनी इंपॉर्टेंट चीज है उस सबका कंजर्वेशन दिखाएंगे, कौन सी चीज किस पर बेस्ड होती है। ओके बेटा, तो हम क्या करते हैं ज्यादातर उसी को बेस्ड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये आते हैं कि बर्नौली की प्रमेय किस पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पे बेस्ड होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होगा। ये आपको रट लेना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन में हम आपको ये समझाने जा रहे हैं, इस इक्वेशन को याद रखेंगे कि ऊर्जा संरक्षित है तो कैसे है, क्योंकि दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। इन सभी ऊर्जाओं का योग नियत होता है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूंगा, आप लोग डिफिनीशन में एक वर्ड को भूल जाते हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकांक आयतन। ये ध्यान देना, ये सारी ऊर्जाएं एकांक आयतन की है, यूनिट वॉल्यूम के लिए है बेटा। ये ध्यान देना, ये जो रिलेशन है यूनिट वॉल्यूम है एकांक आयतन की। अगर कभी भी डिफिनीशन स्टार्ट करोगे, ये कीवर्ड होता है। अगर आपने सपोज अगर आप इंटर लेवल पे हो और हम टीचर हैं और आपने किसी भी लड़के ने एकांक आयतन नहीं लिखा, पूरी डिफिनीशन काट दी जाती है, क्योंकि ये जो नियत होता है वो एकांक आयतन के लिए होता है, पर यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ये भी बन सकता है, कभी कभी बन जाता है बहुत, कि बर्नौली की प्रमेय कितने आयतन के लिए यूज होता है, तो एकांक आयतन यूनिट वॉल्यूम के लिए वर्क करती है सारी एनर्जी। तो यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम से डिवाइड, तो अब डिवाइड हो रहा है। तो देखिए, अगर कहीं पर भी जैसे आप प्रेशर एनर्जी की बात करेंगे तो P और V अगर कभी भी इन दोनों को गुणा करोगे तो एनर्जी ही आएगी। तो PV एक प्रेशर एनर्जी होती है, लेकिन जब V से डिवाइड हो गई तो V से V कट गया तो केवल P बचा। तो याद रखिएगा, प्रेशर एनर्जी में जब यूनिट वॉल्यूम लगा दोगे तो प्रेशर एनर्जी में PV से केवल P बच पाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ mv², V से V काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखोगे तो हाफ mv², लेकिन वेलोसिटी वॉल्यूम है, मास बटे वॉल्यूम करोगे तो प्रेशर बन जाएगा, आपका डेंसिटी बन जाएगा ρv²। तो यहाँ आप ρv² इसीलिए लिखते हो। अब mgh है, अगर यहाँ पे अगर वॉल्यूम डिवाइड करोगे तो मास बटे वॉल्यूम डेंसिटी ρgh, तो ये हो गया ρgh। एक तरीके से ये आपकी इक्वेशन कांस्टेंट आती है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, क्योंकि कभी कभी केवल हमको इक्वेशन लिख के आती है और सही इक्वेशन टिक करनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये हो सकता है बर्नौली थ्योरम का, कि सही इक्वेशन कौन सी होगी। तो कभी कभी हम इक्वेशन भी गलत कर देते हैं, एम वाली इक्वेशन ना लेकर के हमको डेंसिटी वाली इक्वेशन लेनी। ये पी है लेकिन ये रो है, ये पी प्रेशर एनर्जी है, ये रो है, रो माने डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके बेटा, तो अब हम आते हैं इसको नोट करेंगे। अब हम आते हैं इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, कि हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे इसके हम क्लियर करते हैं, समझे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से। देखिए बेटा, हम जो आपको डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बर्नौली थ्योरम है। तो इसमें एक ही अगर पॉइंट आपने पकड़ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये हमने कहा ये सारी एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब हम वैल्यू बदल नहीं सकते। अगर 10 है तो 10 ही रहेगा। अगर ये वैल्यू 2 थी, ये 4 थी, 4 तो 6 और 6 और ये मान लो 2। अब अगर ये 3 हुई तो ये 10 है, तो कुछ ना कुछ कम होना पड़ेगा, क्योंकि ये नियत है, ये बदल नहीं सकता। तो अगर ये वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ पे बढ़ना होगा। तो बस ये याद रखो कि अगर दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने का मतलब दाब बढ़ेगा, प्रेशर एनर्जी इंक्रीजेस। अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो जिस और प्रेशर बढ़ेगा तो
उस ओर वेलोसिटी कम होगी, डिक्रीजेस, वेलोसिटी कम हो जाएगी, उस ओर की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी वेलोसिटी या आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो एक तरीके से अगर हम आपको समझाएं कि अगर प्रेशर नीचे की ओर ज्यादा है, अगर किसी चीज को आप नीचे दबाओगे, प्रेशर अगर नीचे की ओर डालोगे तो वेलोसिटी ऊपर की ओर बढ़ेगी। प्रेशर नीचे की ओर अगर बढ़ रहा है, नीचे की ओर जाने प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ऊपर की ओर बढ़ेगी। ये ध्यान देना, ये आपको ये याद रख लेना, ये तीन का उल्टा रिलेशन है, प्रेशर नीचे वेलोसिटी ऊपर। ओके, अगर आपको किसी सरफेस के देखना है तो सरफेस के अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा है, अगर ये प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ओके, और नीचे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर किसी सतह के ऊपर प्रेशर कम हो गया, मान लो यहाँ का प्रेशर कम है और नीचे वाला प्रेशर हाई है, तो ऊपर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, नीचे की वेलोसिटी कम हो जाएगी। ऐसे में ये सतह ऊपर की ओर मूव कर जाएगी। और यहाँ पर देखिए, अगर प्रेशर ज्यादा है तो अगर ऊपर काइनेटिक एनर्जी कम, नीचे काइनेटिक एनर्जी, ये सतह नीचे आएगी। तो जिस गति हमेशा उस ओर होती है जिस ओर प्रेशर कम होता है। कोई चीज, कोई सतह, कोई बॉडी उस ओर मूव करेगी जिस ओर प्रेशर कम होगा। ये बर्नौली थ्योरम पर है। अगर ये समझ जाओगे आप तो आप जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर कर पाओगे। बस अब ये देखिएगा, मैं इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा जो बर्नौली थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं इसके सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ बर्नौली थ्योरम। देखिए बेटा, जो हमने आपसे कहा कि बर्नौली थ्योरम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं वो सब क्वेश्चन क्या है। तो आंधी या तूफान में टीन सेट का उड़ जाना। पता क्या, जब आंधी और तूफान आता है तो आपने देखा होगा कि छप्पर उड़ जाते हैं और टीन सेट्स उड़ जाते हैं। हमारे घरों में जो टैंक, वाटर टैंक होते हैं, मतलब टंकी होती है पानी की, उसका कभी कोई ढक्कन उड़ जाता है और बहुत कुछ उड़ जाता है आंधी तूफान में। ये आपको पता, अगर आपने सही से संभाल के नहीं रखा है चीजों को तो सुबह मिलेगा नहीं जब नहा धो तैयार होगी। समझ में, ऐसी बहुत सी चीजें जो आंधी तूफान में उड़ जाती हैं, उड़ करके कहीं और गिरी जाती है। तो उड़ने का मतलब क्या होता है कि उड़ करके कहीं और गिर रही जाकर। ध्यान देना, तो क्या करेंगे आप कि जो चीज उड़ रही है आंधी तूफान में किस वजह से उड़ रही है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, बर्नौली प्रमेय। ओके बेटा, तो बर्नौली प्रमेय, बर्नौली थ्योरम इसका आंसर होता है। अब इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कैसे होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि जब आंधी तूफान आता है, और इससे पहले मौसम में भविष्यवाणी में मैंने इसीलिए बताया था, आंधी तूफान कब आया था बेटा, पारे का तल का नीचे गिरना। नीचे गिरना मतलब प्रेशर का कम होना। तो होता क्या है कि जब ये, जैसे मान लो आंधी तूफान, या हम एक झोपड़ी टाइप बता दे रहे हैं, ये एक टीन सेट है सपोज है। आंधी जब आएगी, जैसे अभी आंधी नहीं आई तो ये एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर और अंदर जो एयर है कमरों में भरी हुई है या टीन सेट के नीचे की जो एयर है, ये दोनों भी बैलेंस है। लेकिन जब आंधी तूफान आता है तो ये एयर मॉलिक्यूल गतिमान हो जाते हैं। एयर मॉलिक्यूल अगर गतिमान हो गए तो इधर की एयर खत्म, आंधी तूफान आने से एयर प्रेशर कम हो जाता है। ये ध्यान है, एयर प्रेशर कम मतलब कम वायुदाब ऊपर क्रिएट हुआ, क्योंकि आंधी तूफान में इधर की एयर तो मूव कर सकते हैं लेकिन कमरे के अंदर की एयर में आंधी तूफान मूव नहीं कर पाती है, लेकिन जो फ्री एयर होती है मूव कर जाती है। फ्री एयर मूव कर गई, ऊपर कम वायुदाब हो गया। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर दाब बढ़ेगा तो वेग घटेगा और दाब घटेगा तो वेग बढ़ेगा। जिस ओर दाब घटेगा, जिस ओर प्रेशर कम, इससे पहले अभी मैंने डिस्कस किया, जिस ओर प्रेशर कम होगा सतह हमेशा उस ओर मुड़ेगी जिस ओर प्रेशर कम होगा। तो नीचे का दाब ज्यादा है, नीचे की दाब ज्यादा होने के लिए इसको ऊपर प्रेशराइज करेगा और ये जो टीन सेट है ये ऊपर की ओर उड़ जाएगा। इसको बोलते हैं आंधी तूफान में टीन सेट का उड़ जाना, क्योंकि टीन सेट के ऊपर की तरफ प्रेशर कम है तो उस ओर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जिस ओर प्रेशर कम हो जाता है उस ओर वेलोसिटी बढ़ जाती है, चीजें उस ओर मूव कर जाती हैं। ये बर्नौलीज थ्योरम है। ओके बेटा, तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपने डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन क्या, पेंट गन, पिचकारी, डीओ बॉटल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। आर बेस्ड ऑन, ये किस पे आधारित है, ये भी आधारित है बर्नौली प्रमेय पर, बर्नौली थ्योरम पर ये भी बेस्ड है। क्यों बेस्ड है जरा ध्यान दो। पेंट गन में क्या होता है, पिचकारी में क्या होता है, या 90 की पिचकारी 90 का जाते हैं। डीओ बॉटल में क्या करते हो आप, ये डीओ बॉटल आपने उसके अंगूठे से प्रेशराइज किया, आपने ऐसे ऐसे डाल दिया, तो डीओ बॉटल में आपने प्रेशर नीचे दबाया। जब आपने नीचे प्रेशर दबाया तो प्रेशर जब नीचे बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऊपर बढ़ेगी। जैसे प्रेशर नीचे जाएगा तो लिक्विड जो भरा हुआ है वो ऊपर की ओर मूव करेगा और बॉटल से बाहर आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये है कि बॉटल्स को ऊपर लाने के लिए जो डीओ ऊपर आकर के बाहर आया क्योंकि प्रेशर नीचे गया। तो ये पिचकारी और पिचकारी देखिए, सपोज आप पिचकारी देते, अभी होली आई जब पिचकारी हुई, तो जब हम क्या करते हैं कि अपने इस तरीके से प्रेशर डाला
तो जब कोई चीज ऐसे प्रेशर जाती है तो लिक्विड ऐसे बाहर आता है, ऐसा बहुत सी जगह होता है, ये आप ध्यान देंगे। सुन रहे कि अगर 90 की पिचकारी है, सपोज दैट कोई भी चीज है, अगर आपने प्रेशर को अंदर दबाया, जब प्रेशर अंदर दबेगा तो लिक्विड बाहर बाहर आ जाएगा। तो ये जितनी बॉटल्स है ये सब बर्नौली थ्योरम का बेस्ड है, उसका सेम कॉन्सेप्ट यही है, दाब बढ़ेगा वेग घटेगा, ये बर्नौली थ्योरम होती है। इसके अकॉर्डिंग ये दो एग्जांपल आपको डिस्कस हुए। अब एग्जांपल नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब इसी को बेस्ड हुआ, दाब बढ़ेगा वेग घटेगा, इसको बस अप्लाई करना आना चाहिए। सारे एग्जांपल बर्नौली थ्योरम के होंगे, 2 एग्जांपल ये थे। तो नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं कि अगला तीसरा एग्जांपल क्या होगा, तो सभी लोग अगला एग्जांपल देखते हैं, हम इसको इरेज करते हैं और अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है बेटा, उसको अच्छे समझेंगे। तीसरा एग्जांपल हो गया कि अगर हम बात करें कि पटरी के पास ट्रेन के अधिक वेग से आने पर, जब बहुत तेज वेग से अधिक वेग से आने पर पटरी पर खड़ा व्यक्ति ट्रेन की ओर गिर जाता है, क्यों? ओके, ट्रेन की ओर गिर जाना किस पर बेस्ड है, तो ये भी इसी पर बेस्ड है। देखिए, व्हेन अ मैन विल मूव टुवर्ड्स या फॉल टुवर्ड्स ट्रैक व्हेन अ फास्ट मूविंग ट्रेन कम्स, बहुत तेज अगर फास्ट मूविंग ट्रेन आ रही है तो पटरी की ओर गिर जाता है। इसका ये भी किस पे आ रही है, तो बर्नौली थ्योरम। इसको समझना है, जिनको ये बात समझनी है उसको भी इसी पे अप्लाई होना है। कैसे अप्लाई होना है, देखिए, ये ट्रेन हो गई, यहाँ पर पटरी थी, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ये देखिए, ध्यान देखिए, आदमी खड़ा हुआ था। अभी यहाँ पर ट्रेन नहीं आई तो ये देखो, ये वाला प्रेशर और ये प्रेशर दोनों बैलेंस है, क्योंकि यहाँ भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और इधर भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जब बहुत तेज ट्रेन गतिमान रूप से आएगी, जैसे ट्रेन आएगी मूव करते हुए, बहुत फास्ट मूविंग ट्रेन मूव करती है यहाँ से, जैसे ट्रेन मूव करती है तो इधर के मॉलिक्यूल भी गति कर जाते हैं ट्रेन के साथ। अगर ये गति कर जाएंगे, ये यहाँ की एयर एक तरीके से गतिमान होगी तो यहाँ एयर बची नहीं। जब इधर एयर नहीं बची तो इधर का एयर प्रेशर कम हो गया, लेकिन इधर का एयर प्रेशर अभी भी है। इधर की एयर मूव नहीं करेगी, इधर की एयर मूव कर जाएगी तो इधर से धक्का लगेगा, ये किधर आ जाएगा, ट्रेन की ओर गिर जाएगा, क्योंकि इधर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि इधर जो गतिमान हो गई, अगर इधर गतिमान होगी तो प्रेशर कम हो गया, लेकिन इधर का प्रेशर ज्यादा है, उस ज्यादा प्रेशर की वजह से ये आदमी इस ट्रेन की ओर गिर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी इसी पर बेस्ड है। तो ट्रेन के अधिक वेग से आने में पटरी पर खड़ा व्यक्ति ट्रेन की ओर गिर जाता है, इसका भी कॉन्सेप्ट क्या है, बर्नौली थ्योरम। तो हम आते हैं अब अगला चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा, इसको नोट करेंगे और हम अपना अगला एग्जाम्पल नोट करते हैं आपके सामने। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन में आप बात कर रहे हैं कि दो जलयानों के अंतर पास से गुजरने पर आपस में टकरा जाना। ये भी इसी पे बेस्ड है, बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है, जरा ध्यान दो, क्योंकि बर्नौली प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर दो जलयान बहुत पास से गुजरेंगे तो इनकी जो एयर प्रेशर होगी, वो जब इनकी गति की वजह से इनके बीच की जो एयर है वो भी गतिमान हो जाएगी, क्योंकि दोनों मूव करेंगे। जब दोनों मूव करेंगे तो बीच की जो एयर है वो गतिमान हो जाएगी, तो इनके बीच का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा तो ये अपने आप एक दूसरे की ओर मूव कर जाएंगे, क्योंकि बीच की एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो दाब नहीं अलग नहीं कर पाएगी, इनको भारी होने की वजह से भी अलग नहीं कर पाएगी, तो वो प्रेशर कम हो जाएगा और एक दूसरे की ओर खींच जाएंगे और आपस में टकरा जाएंगे। यही होता है कि जब कोई एक हैवी ट्रक से बाइक की टक्कर होती है, बाइक वाले के बगल से कोई ट्रक वाला गुजरता है, तो बहुत तेजी से गुजरने की वजह से बाइक वाला ट्रक की तरफ खींच जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं कि उसने ट्रक वाले ने पीछे से या बाइक उसके कभी और ट्रक बहुत तेज गुजरता है, लेकिन बाइक आगे टक्कर नहीं होती, लेकिन गुजरते गुजरते पीछे के टायर तक वो कहीं ना कहीं उसको चपेट में अपने ले लेता है, उससे चिपक जाता है, मूव कर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये इसी की वजह से है कि हमको खिंचाव महसूस होता है, किसी भी फास्ट मूविंग बॉडी हमारे बगल से गुजरती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो उनको अपनी ओर खींच रही है। उसका रीजन ये है कि बीच की जो एयर थी वो गतिमान हो गई और उसमें प्रेशर कम हो गया, तो हमें उसकी ओर अपने आप खींचे जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं, जो हमने आपको क्वेश्चन डिस्कस किया था मैग्नेस प्रभाव का, वो कैसे इस पर बेस्ड है, उसका भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए बेटा, मैग्नेस प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने मैग्नेस प्रभाव को भी डिस्कस किया था। तो मैग्नेस इफेक्ट क्या था, मैग्नेस प्रभाव, जो हम मैग्नेस प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेस इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैग्नेस प्रभाव भी आपका आंसर किसका था, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रमेय पे बेस्ड है। बर्नौली थ्योरम में मैंने आपसे कहा गेंद का स्विंग
स्विंग जो होता है, गेंद जो स्विंग करती है, गेंद हवा में घूमती जो है, वो किसकी वजह से घूमती है? मैग्नेस प्रभाव की वजह से। अब मैग्नेस प्रभाव क्या है कि दाब ज्यादा और वेलोसिटी कम, इसका अप्लाई करना होता है। तो हाथ का जिस ओर प्रेशर ज्यादा होगा, हथेली की दिशा, मतलब हम धक्का किस ओर दे सकते हैं? हथेली जिस ओर खुल रही होगी उधर प्रेशर ज्यादा होगा, तो हथेली जिस ओर खुल रही होगी तो बॉल हमेशा हथेली खुलने के विपरीत दिशा में घूमेगी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम इसको समझा रहे हैं, अगर आप एक ऑफ स्पिनर हैं और ऑफ स्पिन बॉलिंग करा रहे हैं तो आपका हाथ जो होता है इस तरीके जाता है, ध्यान देंगे इस तरीके जाता है। ऑफ स्पिन कराने में हाथ ऐसे जाएगा, ये इधर खुलेगा। तो जब हथेली इधर खुलेगी तो हथेली इधर खुल रही है तो गेंद इधर मूव करेगी, तो ऑफ स्पिन करते समय हथेली इस दिशा में खुलती है और ऑफ स्पिन इधर जाती है। ये आप सब लोग घर पे ट्राई करके देखेंगे। हाथ जो है इस तरीके आएगा तो हमेशा आपका हाथ ऐसे, धक्का इधर जा रहा है इसलिए बॉल पड़ने के बाद इधर मूव करेगी, क्योंकि हाथ इधर जा रहा है तो बॉल इधर जाएगी। अब हम आते हैं लेग स्पिन की बात करते हैं। जब हम लेग स्पिन की बात करते हैं बेटा, तो लेग स्पिन में आपका हाथ जो होता है, ध्यान है हाथ की पोजीशन इस तरीके से आती है और इस तरह जाती है। लेकिन जाने के बाद में आपका हाथ भले ऐसे जा रहा हो, लेकिन जब फॉलो थ्रू आता है ऐसे गेंद को छोड़ने के बाद जो हाथ आता है, मतलब एक तरीके से ये जो हथेली है इधर खुल रही है लेग स्पिन करने में, इधर खुल रही है, मतलब आप अपने एयर को हाथ से इधर धक्का दे रहे हैं, हाथ को इधर काट रहे हैं, इस वजह से हथेली इधर खुल रही है, इसलिए गेंद टिप्पा पड़ने के बाद इस तरह घूमती है। तो जिस ओर हथेली खुलेगी फॉलो थ्रू के बाद आपका हाथ पीछे जब आता है तो ये देखते हैं कि किधर हथेली खुली है। गेंद छोड़ने के बाद हथेली किधर खुली है उसके अगेंस्ट ही गेंद घूमेगी। ये मैग्नेस प्रभाव होता है, इसको बोलते हैं गेंद को हवा में घुमाना, टिप्पा पड़ने के बाद गेंद को घुमाना। फास्ट मूविंग बॉलिंग में दो उंगलियों से गेंद को स्विंग कराना, तो जो उंगली जिस दबेगी उसके अगेंस्ट, अगर ये उंगली ज्यादा दब गई तो गेंद आउट स्विंग हो जाएगी। ये उंगली ज्यादा दबा दी आपने गेंद के ऊपर से, यानी उंगली इधर दबेगी तो गेंद इन स्विंग होगी। ये मैग्नेस इफेक्ट था, हवा में गेंद को घुमाना भी मैग्नेस प्रभाव पे आधारित है, बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड है। ओके बेटा, अब ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, तो इतने क्वेश्चन आपके बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड थे। अब हम आते हैं अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके देखिए बेटा, आज की क्लास जो इंपॉर्टेंट थी, हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। बेटा वो कॉन्सेप्ट भले दो, देखो बर्नौली थ्योरम में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन थे और मौसम की भविष्यवाणी में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन थे। तो बेटा आज कम से कम अगर सबको अलग अलग देखोगे तो कॉन्सेप्ट हमने 2 या 3 ही पढ़े हैं, बट जो हमारे क्वेश्चंस हुए हैं उनमें वो कम से कम एटलीस्ट 15 से 16 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आसपास उसके कितने क्वेश्चन है ये जरूर याद रखिएगा। क्या पता आपने वो क्वेश्चन भी पढ़ा बट उससे सिंगल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्टडी का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप बैरोमीटर उठाएं तो बैरोमीटर के आसपास जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए। ऐसे अगर बर्नौली थ्योरम आपको आता है तो बर्नौली थ्योरम का एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बर्नौली थ्योरम के आसपास कितने क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं, कितने आते हैं, वो सब क्लियर होना चाहिए। ओके बेटा, तो ये हमने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो से आपने सीखा और हम आप आते हैं इट्स टाइम टू कमेंट बॉक्स क्वेश्चन। तो अभी तक मैंने 2 दिन से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया था, आज मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं। और एक बात ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जब दे रहा हूं तो थोड़ा सा स्टडी करके करिएगा, उसको कहीं से सर्च मार के आप कर रहे हो तो बेटा उतना नहीं है, क्योंकि आंसर तो मैं दूंगा ही नेक्स्ट में। बस आपको क्या देना, आपका जो अंदर से आवाज है बस उसको एक बार कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और अगले वीडियो में देखिए उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको अपना डाउट क्लियर हो जाए। गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ और सही है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है। हाइड्रोलिक ब्रेक इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन है आपके बर्नौली प्रमेय, सेकंड ऑप्शन है टॉरिसली प्रमेय, थर्ड ऑप्शन है पास्कल का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बेटा ये ध्यान देंगे, आपको ये 4 ऑप्शन थे और इसमें से कोई एक आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे इसी तरीके के बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट में कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस होगा बेटा। इसलिए अगर आप चाहते हो आपका पेपर क्लियर हो जाए और इसी वीडियो सीरीज को फॉलो करना चाहते हो तो जुड़े रहिए। और पिछले वीडियोस को अगर आप पहले दिन वीडियो जो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारे आपको नोटिफिकेशन से आ जाएंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक शेयर करिए, क्योंकि बेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप चाहते हो
कि और भी वीडियोस मिले, तो बेटा वो तभी बन पाएंगे, तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे वीडियोस को। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल अगर बेनिफिट मिल रहा है, आप जाते हो क्लास में फीस जमा कर लो, यहाँ को बेनिफिट अगर मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको केवल इतना करना है, एटलीस्ट 10 शेयर जरूर करने हैं आपको और लाइक और शेयर जरूर करना है। ओके बेटा, तो ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसका आंसर अभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे इस कमेंट बॉक्स के आंसर के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके बेटा, जय हिंद।